अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज एक बार फिर मेरे साथ अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब मौजूद हैं। अजहर साहब, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। सर, 3-4 अहम इश्यूज हैं और उनके ऊपर आपकी जो एक लीगल ओपिनियन है, वो लेनी है। एक तो आज फैसल वावड़ा के जो कागजात नामजदगी के खिलाफ जो अपील थी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वो मुस्तरद की है और परवेज रशीद जो कि नून लीग के हैं, उनकी जो कागजात नामजदगी की मुस्तरद होने के खिलाफ अपील थी, वो भी मुस्तरद हुई है। अच्छा, सोशल मीडिया पर ये तासुर दिया जा रहा है कि चूंकि फैसल वावड़ा जनसू के पेरोल पर हैं, पीटीआई से उनका ताल्लुक है और इस वजह से उनके कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हुए हैं। दूसरा, परवेज रशीद चूंकि इदारों के खिलाफ बात करते हैं, इसलिए उनको सबक सिखाने के लिए सेनेट से जो है वो दूर रखा गया है। तो इन दोनों चीजों को आप आइन और कानून की रोशनी में किस तरह देखते हैं सर? बहुत शुक्रिया शाइस्ता, बड़ा अच्छा आपने कहा। यहाँ हमारे यहाँ 5th जनरेशन वार जो है ना, ये जो पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जेयूआई सोशल मीडिया नेटवर्किंग, जिसका काम झूठ और फ्रॉड और प्रमोट कर रहा है, बड़ी ज्यादती है सर। हमारी अदालती निजाम के साथ भी ये बैठ के तौहीन अदालत कमिट करते हैं और वजह है कि अभी तक उनके खिलाफ उस तरह के सख्त एक्शन नहीं लिए। मैं कुछ मामलात में गया था, आपको याद है, इसहाक डार के खिलाफ के भगौड़े हैं, मैंने पाबंदी लगाई थी इनके मीडिया पे आने के ऊपर, पैमरा के हवाले से, फिर नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी। इसी तरह आपको याद है कि अदलिया की तज़ीक और तौहीन करने के हवाले से निहाल हाशमी का आपको पता है कराची से ताल्लुक है, दानियाल अजीज का और तलाल चौधरी को तौहीन अदालत में सजाएं हुई। ये रिकॉर्ड की चीजें आपने सब नहीं देखी हैं। अब यहाँ जो इशू है बड़ा सिंपल सा, मैं आपके सामने नाजरीन के लिए बड़ी सादा सी जुबान में मैं चीज क्लियर कर देता हूँ। फैसल वाडा साहब इस वक्त पार्लियामेंटेरियन है, एमएनए है। क्या वो डिस्क्वालीफाई हुए? बिल्कुल नहीं है। या तो वो देखे ना, को डिस्क्वालीफाई होते, उनके खिलाफ कोई नैब की अदालत का फैसला होता 62 और 63 को अगर सामने रख के दे लेते, या वो डिफॉल्टर होते, टैक्स डिफॉल्टर होते, लोन डिफॉल्टर होते, तो हिने अदालत में कोई सजा हुई होती। आपके सामने यूसुफ रजा गिलानी को मैंने मेरे ही केस में वो मोहम्मद अजहर सिद्दीक का फैसला यह है कि जिसमें उनको तौहीनिया डिस्क्वालीफाई किया था और डिस्क्वालिफिकेशन वो 5 साल तक थी और 5 साल के बाद लैप्स होगी और उनके कागजात नामजदगी बिल्कुल सही लाइन पे आए हैं। यहां तक अगर आप इस फैसल वाडा साहब के हवाले से आए तो उनके खिलाफ तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं है। तो हम बैठ के ये झूठ का बयानिया बना के अदारों को मिलाइन करने के हवाले से, और जिस तरह का ये बयानिया बनाया जा रहा है, इससे बड़े खतरनाक नताइज बरामद होने और हमें ये रोकना है और इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। जहां दूसरी बात आप आ जाए परवेज रशीद साहब के हवाले से, जो कि लाहौर हाई कोर्ट में आज ट्राइब्यूनल में सब समाअत थी आज, और ट्राइब्यूनल में वो समाअत अगर आप थोड़ा सा चीजों को अगर सामने रखकर देखें तो बड़ी क्लैरिटी के साथ ही देखें। कानून बड़ा क्लियर है। इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर गुजाइश है कि अगर आप डिफॉल्टर है ना, आप पैसे जमा करा दें। 48 घंटे का टाइम दिया था रिटर्निंग ऑफिसर ने। अब बड़ी मजेदार बात आपको बताऊं, परवेज रशीद साहब के अपने जो अगर इनकम टैक्स की रिटर्न हैं तो उनमें से 23 लाख के करीब बनते हैं उनके पास पैसे। तो अब ये 95 लाख रुपए जमा कराना था, कहां से जमा कराना था? कैश तो जमा नहीं हो सकता था। और अगर किसी ने कर्जा दिया, और ड्रामा इन्होंने यही किया कि उनके दोस्त अहबाब ने कर्जा दिया है बैंकों में, पे 48 घंटे में आप क्रॉस चेक लिए फिर रहे हैं, पे ऑर्डर बनाए, जाकर जमा करवाएं। आपने जमा नहीं करवाए, और ये तो बड़ा वादे तौर पर। लेकिन जो असल टर्निंग मूवमेंट है ना, वो आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में अताउल्लाह कासमी जब एमडी चेयरमैन थे, पीटीवी के खिलाफ एक मामला चला, तो कोर्ट ने कहा था सारे पैसे रिकवर किए जाएं। पैसे जहां अताउल्लाह कासमी साहब से भी रिकवर किए जाएं, तो वहां पर इनके ऊपर भी आया था 20% के करीब ये पैसे इनके। 5 करोड़ का 20% अगर आप लगा लें तो 1 करोड़ रुपए के करीब गालबन ये भी बनता है। जो इन्होंने जमा नहीं कराए, इन्होंने नजरसानी की दरखास्त एक दायर की हुई, स्टे नहीं है, हुक्म इम्तनाई नहीं है। तो ये कौम के लिए, आम नाज़रीन के लिए जो तासुब की ऐनक उतार कर देखें तो ये गवर्नमेंट ड्यूज हैं, डिफॉल्ट करते हैं और ये पैसे इन्हें जमा कराने चाहिए थे। कल नजरसानी इनके हक में हो जाती तो ये पैसे वापस दे सकते थे, मगर इस तरह नहीं किया जा सकता। और ये जो बैठ के एक बयानिया झूठ का, फरेब का बनाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। इनके ट्विटर तौहीन अदालत हैं, ये बगावत के जुमरे में चीजें आती हैं। और अब इनको अगर आप सामने रखकर देख लें, अब क्या रह के अगर बात की नमाजें बख्शवाने आए, रोजे गले पड़ गए, अब आपके पास पैसे ही नहीं है। अब ये बैठ के बयानिया, कौन से बयानिया की बात है? क्या किसी बयानिया के ऊपर है? जैसे काजी फायद ईसा के बारे में ऐसे ही फैजाबाद धरने का केस लेकर चलते रहे, और वो आप, और आज कई लोग सवाल कर रहे थे, बड़ी मजेदार बात है, वो पूछ रहे थे
कि यहाँ बैठकर अगर इस सारे मामले को अगर आप देखें आप कि काजी फायद ईसा हुदैबिया केस जो था, हुदैबिया केस में तो पब्लिक फंड था, पब्लिक फंड का मामला क्लोज हो गया। और यहाँ डाइसेंट लोड में परवेज यानी वो बात करते हैं पब्लिक फंड की, तो वहां क्या हुआ था, जहां मीडिया की आजादी की बातें करते हैं तो उस वक्त हुदैबिया के केस में पाबंदी लग गई। तब ये सवाल है सारे लोगों के, अब क्या जवाब दे सकें। वजह क्या है कि यहाँ झूठ का बयानिया बिकता है, चीजें इधर से उधर बिखेरी जाती हैं, असल हकायक कौम के सामने नहीं आते। और अगली बात मैं आपको बता दूं कि परवेज रशीद साहब ने झूठा डेक्लेरेशन दिया है, ये अदालत में सवाल उठा है। ये तो सर बहुत बड़ी खबर दे रहे थे, वो तो मजलूम बन रहे थे, ये तो बहुत बड़ी खबर है सर, ये तो सामने नहीं आ सकी अब तक। झूठा डेक्लेरेशन दिया ना, 62(1) के तहत डिस्क्वालिफिकेशन है और अदालत ने शोकाज करने का कहा है इस हवाले में अदालत ने। और अदालत अपने फैसले में ये बजाय जो बात जो मेरे तक पता लगी है, मैं कोर्ट में मौजूद था, यही था कि शोकाज किया, इसकी अलहदा फाइल बनाने को कहा है और इनके ऊपर नाअहली की तलवार एक अलहदा लटक जाएगी जो 62(1) के कॉन्टेक्स्ट में है। तो बात सिर्फ ये है ना कि नमाजें बख्शवाने के, रोजे भी गले पड़ गए और ये इतना बड़ा सच है। और यानी इसको अब जो मर्जी आप कहते रहे, जैसे मर्जी जोड़ते रहे, वजह ये है कि वो जो बयानिया इनके पार्टी लीडर्स ने बनाया हुआ है ना, वो गलत है। सर जैसे काजी फैज ईसा साहब के हवाले से जिस तरह बात हो रही थी कि एक तो हमने कुछ दिन पहले आपसे जो वीडियो की थी, खबर हमने ब्रेक की थी कि जस्टिस काजी फैज ईसा अदलिया में तकसीम का बायस बन रहे हैं। दूसरी एक सिंध से बड़ी खबर आ रही है सर, काफी दिन से खबर यहाँ पर मौजूद है और मैंने सोचा चूंकि आपका और मेरा ताल्लुक अदलिया से, अदालतों से वास्ता रहता है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अदलिया का तकद्दुस पामाल ना हो और तौहीन अदालत के जुमर पे भी ना आए। सर इसमें बड़ी एक चीज ये है कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के साथ दीगर जो मौजूद जज साहिबान हैं उनकी लड़ाई हो गई है। लड़ाई वो इस बात पे हुई है कि चीफ जस्टिस साहब का एलिवेशन उनका फिलहाल हो नहीं पा रहा। वजूहात आप भी जानते होंगे, शायद कोई काबिलियत या कुछ और भी इशू हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये एलिवेट नहीं हो पा रहे और उनके एलिवेट ना होने की वजह से सिंध हाई कोर्ट के जो दीगर सीनियर जजेस हैं उनकी जो सीनियरिटी है वो मुतासर हो रही है। इस वजह से इस चीज को तासुर बनाकर या इसको बेस बनाकर दीगर सीनियर जजेस से चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की लड़ाई की खबरें आ रही है, जिसमें अब तो ये भी इतलात है कि बातचीत नहीं है, जजेस के दरमियान खाना पीना तक बंद हो गया है, दुआ सलाम तक बंद हो गई है। और उनका ये जजेस का मौक़िफ़ है कि चीफ जस्टिस के यहाँ टिके रहने की वजह से मुसलसल उनकी सीनियरिटी खराब हो गई है, इसलिए वो जब तक रहेंगे तब तक मसाइल खराब हो गए। तो दो जो आला ओहदों पर फैज से इस लड़ाई की वजह से उनके ट्रांसफर भी हुए हैं। तो एक रिवायत क्या है एलिवेशन की कि किसी भी सूबे का चीफ जस्टिस की एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट में किस तरह होती है और उसके बाद फिर अगर इस तरह की चीजें सामने आ रही है लड़ाई की, तो वो क्या वजूहात हो सकती है, उसकी रोकथाम किस तरह हो सकती है सर? बहुत शुक्रिया, शायद बड़ा अहम इशू आपने उठाया है। इस चीज को अगर सिंपल सा हम देख लें, चीफ जस्टिस का कोई इस्तेकाक नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सके और ना ही ये सीनियोरिटी का प्रिंसिपल बहैसियत जज सुप्रीम कोर्ट के लिए अप्लाई होता है। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सीनियोरिटी के हवाले से अगर जज हो तो वो चीफ जस्टिस लग सकता है। इसमें अल जिहाद ट्रस्ट और बाकी केसेस अगर आप सारे देखें तो बड़ी क्लैरिटी के साथ यहाँ मौजूद है। आपको याद होगा कि जस्टिस वकार सेठ पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने बाकायदा पहले चीफ जस्टिस को खत लिखा जुडिशल काउंसिल को, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन भी ले आए कि मेरा राइट है कि मैं सीनियर हूं, मुझे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए। आप यानी यहाँ से आप क्लैरिटी जरा क्लियर एक बात आ जाए कि सीनियोरिटी का प्रिंसिपल बासियत। मैं उसकी मिसाल आपके सामने देता हूँ। सिंध हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर जो है उनको सुप्रीम कोर्ट लेके जाया गया, वो चीफ जस्टिस नहीं थे, वो जज थे। और यहां तक ये बड़ी सिंपल सी बात है, ये फैसला जुडिशल काउंसिल ने करना होता है और हालात और वाकयात को लेकर सारा क्लैरिटी के साथ देखना होता है कि किस तरह फैसला ये करना है। इसी तरह अगर मिसाल हमारे यहाँ देख लें, हमारे यहाँ दो जजेस ऐसे हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब और वो अपना सीनियोरिटी में काफी नीचे थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया। जस्टिस सैयद मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं वो भी सीनियोरिटी में यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में नीचे थे और उनको भी जज बनाया गया है। ये जो हमारे यहाँ ये रवायत है ना कि जजेस के अंदर अपनी लड़ाई के हवाले से या ऐसी मसले में, मेरा नहीं जानता, हालांकि ये इसमें कसूर किसी चीफ जस्टिस का नहीं है, किसी जज का कसूर नहीं है। और मैं जो सुन रहा हूँ या मेरी अपनी इतलात है कि शायद नीचे से यानी चीफ जस्टिस के नीचे से शायद कोई जज साहब जो है ना उनको सुप्रीम कोर्ट ले जाया जा रहा है ताकि सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ जो है ना, इस वक्त तो एक सीट खाली है फैसल अरब साहब के हवाले से, आने वाले दिनों में अभी
अपना मुशीर आलम साहब के हवाले से सीट भी खाली हो जाएगी। फिर लाहौर हाई कोर्ट से गए हुए हैं जस्टिस मंजूर अहमद मलिक साहब, उनके हवाले से भी सीट खाली हो जाएगी। तो ये कोई लंबा काम नहीं है। यानी अगर उससे अगले साल में चले जाएं तो और सीटें खाली हो जाएंगी। तो चीफ जस्टिस गुलजार साहब भी रिटायर हो चुके होंगे उस वक्त तक, तो वो वाली सीटें और काफी खाली हो जाएंगी और जगह काफी पैदा हो जाएंगी। तो ये जजेस आ जाएंगे। यहाँ तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए हमारे यहाँ जुडिशरी के अंदर भी उनको, कि ये कोई लड़ाई का मसला नहीं है, ये कोई जातियात का मसला नहीं है, या ये किसी अहलियत का मसला नहीं है। जो हम जो शायद सोची बैठे हैं, समझते हैं कोई अहलियत का इशू है। पर जब आप जज बन गए हैं हाई कोर्ट के, अब आइन का आर्टिकल बड़ा क्लियर है इस हवाले से। अगर मैं नाजरीन के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं वो सामने रख दूं तो बड़ी आसानी हो जाएगी। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उसकी अहलियत जो हमारे आइन ने पाकिस्तान ने दी हुई है ना, वो बड़ी क्लियर है। यानी अगर ये आप आ जाएं जी, ये है जी आर्टिकल 177 है, appointment of Supreme Court judges. The Chief Justice of Pakistan and each of the Supreme Court shall be appointed by the President in accordance with the article. अब क्या है, लिमिट क्या है, कंडीशनलिटी क्या? A person shall not be appointed as a judge of the Supreme Court unless he is a citizen of Pakistan. एक तो पाकिस्तानी शहरी होना चाहिए, and has for a period of or for periods aggregating not less than 5 years been a judge of the High Court. इंक्लूडिंग ए हाई कोर्ट। ये बड़ा बात है, 5 साल के लिए आपको हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। तो ये इसके अलावा यहाँ कोई आर्टिकल 62 और 63 नहीं है। वो अलग बात है कि मैंने आर्टिकल 193 के हवाले से कहा था कि 62 और 63 के हवाले से कंडीशनलिटी सारी डालें आप, कि जज की जैसे पार्लियामेंटेरियन की एक क्वालिफिकेशन है, एक जज की भी वही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होने चाहिए, डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। दो शरीयत के हवाले से ये सारी चीजें नहीं, लेकिन इस वक्त आईने पाकिस्तान ने ऐसी कंडीशन कोई नहीं रखी है। तो सिर्फ और सिर्फ कंडीशन सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए 5 साल की एक्टिव प्रैक्टिस होनी चाहिए, एक्टिव आप हैसियत जज रहे हैं, दैट्स ऑल। तो इसमें चीफ जस्टिस की भी कंडीशन नहीं है। तो उनमें से अगर जुडिशियल काउंसिल ले जाना चाहती है सिंध में से, तो उसके लिए लाजमी नहीं है कि चीफ जस्टिस को लेके जाना है, किसी और जज को भी। और मेरा ख्याल है किसी और सीनियर जज को शायद, ये मेरी जाती राय है, मैं समझता हूं कि वो शायद सुप्रीम कोर्ट में आने वाले दिनों में जाने वाले। सर असल में जस्टिस मुनीब अख्तर को ले जाया गया था, तो अब काफी अरसे बाद ज़ाहिर है चीफ जस्टिस के बाद अमूमी तौर पर यही रहा है कि चीफ जस्टिस ही जाते रहे, एलिवेट होते रहे। तो अब दीगर जजेस में काफी गम गुस्सा पाया जाता है, जो मेरे जराये के मुताबिक, जिस तरह मैं पहले भी आपसे अर्ज कर रहा था कि काफी मामला खराब हो चुके हुए हैं। तो बहरहाल इस मामले को देखे जाना चाहिए सर। और भी सवाल बहुत सारे हैं, मैं चाह रहा हूँ एक सवाल कम से कम आपसे एक और करूं। NH-75 काफी फंसा हुआ है उसका रिजल्ट, क्योंकि जिस तरह पहले 23 पोलिंग स्टेशन के नतायज, उसके बाद फिर आज बताया गया है कि व्हाट्सएप पर 3 का रिजल्ट आ चुका था, अब 20 का नतायज जो है वो इलेक्शन कमीशन में के सामने, रिटर्निंग अफसर के सामने है। अब नून लीग वहां से जो ऐलान किया था उससे भाग रही है सर। इलेक्शन कमीशन में जिस तरह की कार्रवाई आपने सुनी, तो उस नतायज से भागने और दोबारा पूरे हल्के में इलेक्शन करवाने के मामले को आप किस नजर से देख रहे हैं? अब शायद बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया। देखिए, पीटीआई तो नाबल्द है, उनको तजर्बा नहीं है कि ये इनका ताल्लुक वास्ता पड़ा है माफियाज के साथ, जो बड़े अरसे से ये इलेक्शन खेलते आए हैं। आप सिर्फ इतना इमेजिन कर लें कि उन्हें वो इलेक्शन लड़ने के लिए उस्मान डार का इस्तीफा देना पड़ा। और इस तरफ ये है कि राना सनाउल्लाह जो MNA भी है, वो सारा दिन वहां पर मौजूद रहे, 3-4 दिन से जाकर बैठे रहे वहां पर। एहसन इकबाल जो रिटर्निंग ऑफिसर नारोवाल के थे, एहसन इकबाल वहां क्या कर रहे थे? फिर अगर आप वहां जावेद लतीफ क्या कर रहे थे, उसमें बुखारी साहब, यानी उनके MNA MP बड़े दिनों से वहां जाकर, और आपने देखा जिस तरह ताउला ताड़ जाके रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में बैठकर जो कुछ होता है हम सब ने देखा। तो ये पूरी उनकी एक प्लानिंग थी। ये कत्लो गारत भी जो हुई है ना, इसमें किसी ना किसी तरह से ये माफिया शामिल है। वो इन्वेस्टिगेशन फेयर अगर हो, अगर कोई जुडिशियल कमीशन बन जाए तो हालात और वाकयात सामने आ जाएंगे। और ये बड़ी प्लानिंग के साथ पहले वीडियोज बनाई गई, यानी जो वीडियो निकाली गई है, एक रिटर्निंग ऑफिसर बड़े आराम से बैठ के वीडियो बना रहा है, साथ अपना पोलिंग बैग रख रहा है। इसका मतलब क्या है? फिर एक रिटर्निंग ऑफिसर जो दाढ़ी साहब वाले साथ, वो 2:30 बजे के करीब अपना बाकायदा जाके बनाई गई, और वो लेके जाना था को 5 बजे के करीब। तो ये तो पूरी प्लानिंग के साथ किया। साथ फिर उन्होंने देखा कि इलेक्शन जीत रहे हैं, पीटीआई गालबन इलेक्शन जीत रही है, इसलिए फिर कत्लो गारत का मामला शुरू किया गया। और अब देखे ना, बात 23 हल्कों से शुरू हुई थी। मुझे तो पता था कि 20 हल्कों के हवाले से बात है। तो नवाज साहिबा ने जब मुंह से निकाल दिया कि पूरा इलेक्शन दोबारा होना चाहिए, इसका मतलब है इलेक्शन वो हारे हुए थे।
इलेक्शन वो हारे हुए थे, अब पूरे इलेक्शन में रीपोल करने के हवाले से बेवकूफ बना रहे हैं कौम को, झूठ पे बयानियां बेच रहे हैं। इमरान खान साहब ने गालिबन कह दिया कि 20 हल्के में रीपोल हो जाए तो कोई अर्ज नहीं। यार मेरी जाती राय के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आजाद और खुद मुख्तार है, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपने काम करने में नाकाम रहा बड़ी बुरी तरह से। किसी दिन इस पे भी एक वीलॉग स्पेशल करेंगे कि आर्टिकल 62-63 पे कैसे अमल दरामद नहीं हो रहा और किस तरह इलेक्शन कमीशन नालायकी का मुजाहरा कर रहा है। तो इलेक्शन कमीशन तो यहाँ से ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए, बाकी जगह तो पोलिंग सारी हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है, 20 हल्के में रीपोलिंग का कर दे, लेकिन 20 हल्के पे रीपोलिंग के हवाले से ये नहीं जाएंगे। उन्हें पता है कि वो इलेक्शन हार चुके हैं। 20 हल्के में रीपोलिंग अगर हुई तो पीटीआई जीत जाएगी, और वो ये भी चाहते हैं कि किसी तरह से ये हल्का अगर वो जीती हुई है तो एक एमएनए का वोट कम हो जाए। यानी सेनेट के इलेक्शन आने हैं ना, और परवेज रशीद साहब जो उनके कैंडिडेट थे चेयरमैन सेनेट के लिए, वो तो बेचारे की हवा निकल गई है, और पीडीएम ने यूसुफ रज़ाक गिलानी को तैयार किया हुआ है, और वो इस हवाले से कि वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद का वोट लेना है। तो मेरी जाती राय के मुताबिक 20 में हल्के में रीपोलिंग हो जाएगी तो पीटीआई एडवांस में लेकर मेरे से पूछ ले कि वो इलेक्शन जीती हुई है, लेकिन वो होने नहीं देना चाह रहे। सर असल में जिस तरह सियासी महाज हैं उसमें हम देखते हैं कि मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है पीटीआई का, पीपल्स पार्टी और खासतौर पर नून लीग का। जिस तरह पंजाब की बात कर रहे हैं कि एक इलेक्शन में कैंपेनिंग के लिए उनके मुशीर को इस्तीफा देना पड़ा, तो यहाँ सिंध में भी काफी सूरत हाल खराब है। गवर्नर अपना होने के बावजूद जो वफाक के नुमाइंदे हैं, चाहे वो आईजी सिंध हों या ये चीफ सेक्रेटरी सिंध हों, अब वो उनकी बात नहीं मान रहे, और हम ये देख रहे हैं कि उनके अपोजिशन लीडर जो है वो इस वक्त जेल में और घन चक्कर हुए हैं, अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। तो काफी मुश्किलात का सामना इनको पीटीआई को यहाँ सिंध में भी करना पड़ रहा है। सर इलेक्शन कमीशन के हवाले से फिर कभी बात करेंगे। आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू जी।